हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GKYSK। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम से रिलेटेड मॉडल सेट को देखने वाले हैं। यह हमारा मॉडल सेट नंबर 11 है। इससे पहले हम लोग 10 मॉडल सेट कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग GK, GS और हिंदी के टोटल 75 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इन सभी प्रश्नों का जवाब हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। राज्य की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद वहाँ पे जहाँ पे विधान परिषद अस्तित्व में हो। तो ऐसे जान लेते हैं कि विधान परिषद किस किस राज्य में है। तो विधान परिषद भारत के टोटल 6 राज्यों में उपस्थित है। इसका ट्रिक हमारा हो जाएगा टीबी, जुकाम। टी से हमारा तेलंगाना होता है। तेलंगाना में विधान परिषद की जो सीट है वो 40 है। बी से हमारा बिहार होता है जहाँ पे विधान परिषद की संख्या 75 है। जे से हमारा साइलेंट है। आगे यू हमारा उत्तर प्रदेश होता है जहाँ पे 100 विधान परिषद की सीटें हैं। के से हमारा कर्नाटक होता है जहाँ पे 75 विधानसभा की सीटें हैं। और ए से हमारा आंध्र प्रदेश होता है जहाँ पे हमारा 50, आंध्र प्रदेश में 50 विधान परिषद की सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में कितने हैं? 50। और आखिरी बच गया हमारा महाराष्ट्र, एम से महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में हमारा 78 विधान परिषद की सीटें हैं। तो यहाँ पे समझ लिए। एक बार और देख लेते हैं। तेलंगाना में हमारा 40 है। तेलंगाना में विधान परिषद की सीटें 40 हैं। बिहार में विधान परिषद की सीटें 75 हैं। यहाँ आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की सीटें 50 हैं। कर्नाटक में विधान परिषद की सीट 75 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सबसे ज़्यादा सीट 100 है। और महाराष्ट्र में हमारा विधान परिषद की सीट कितने हैं? तो 78 है। महाराष्ट्र में 78 हैं। चलिए अगले वीडियो प्रश्न को देखते हैं। संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 74 एवं अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 74 की बात करें तो अनुच्छेद 74 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के सलाहकार के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद के प्रधान कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री होंगे। और प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होंगे। और आगे हमारा अनुच्छेद 75 बोलता है कि मंत्रिपरिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। सही उत्तर हो जाएगा भारतीय बैंकों में धन जमा करके। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए या तो उनका जन्म यहाँ पे होना चाहिए, या फिर देशीकरण द्वारा, या किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, या फिर रजिस्ट्रीकरण द्वारा। किसके द्वारा? रजिस्ट्रीकरण के द्वारा। अगला प्रश्न, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत? सही उत्तर हो जाएगा 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 के तहत चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 1988 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जबकि इसे 1989 में लागू किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जा सकता है और राष्ट्रपति लोकसभा में 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? सही उत्तर हो जाएगा दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में हैं।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इन सभी 4 राज्यों में भारत के 50% निर्धन निवास करते हैं। राजकोषीय घाटा है। सही उत्तर हो जाएगा बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व जो होता है वो राजकोषीय घाटा कहलाता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेप का अंश है। सही उत्तर 22%। भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि का जो योगदान है वो 22% है। कितने? 22%। और भारत के कुल श्रम शक्ति, कुल लेबर पावर का जो कुल श्रम शक्ति है वो उसका 65% कृषि में संलग्न है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। इंद्रधनुष क्रांति जो है वो कृषि से संबंधित है। कृषि से संबंधित जितने भी क्रांति वो सभी इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत आएंगे, चाहे वो हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, नीली क्रांति हो या फिर रजत क्रांति हो या फिर आप कह दें किस क्या तो गुलाबी क्रांति हो। ये सभी जो क्रांति हैं ये सभी क्रांति इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत आते हैं। सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे। सही उत्तर हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। कस्तूरबा गांधी किसकी धर्मपत्नी थी? सही उत्तर महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 1757। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 को हुआ था। और यह युद्ध किनके किनके बीच हुआ? तो अंग्रेज, ब्रिटिश एवं बंगाल के नवाब के बीच हुआ। तो ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। जबकि बंगाल के नवाब उस समय कौन थे? तो सिराजुद्दौला थे, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। और उसके बाद 28 जून, कब? 28 जून 1757 को मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्ति हुई? 15 अगस्त 1947 को। भारत गणतंत्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को। यदि हमारे माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो हम हो जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा जन्मजात नागरिक, यानी हम जन्म से ही भारत के नागरिक बन जाते हैं। कब? जब हमारे माता पिता दोनों ही या फिर दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक हों। लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें, सही उत्तर हो जाएगा सामान्य नागरिक की भागीदारी होती है। लोकतांत्रिक सरकार में नागरिकों का सहभागीदारी होता है। लोकतांत्रिक सरकार में जो नागरिक होते हैं वो अपना नेता चुनते हैं। अगला प्रश्न, बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था कहलाती है। सही उत्तर हो जाएगा नगर निगम। बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था क्या कहलाती है? तो नगर निगम कहलाती है। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, जिसे क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा प्रखंड विकास प्राधिकारी यानी बीडीओ कहा जाता है। बीडीओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी प्रखंड विकास अधिकारी जो होते हैं वो पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध अधिकारी होते हैं।
भारतीय संविधान के जनक हैं? सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के जो जनक माने जाते हैं उन्हें भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। और भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे। भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? सही उत्तर हो जाएगा 6। भारतीय संविधान के जो मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकार का कोई भी वर्णन नहीं था। इसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत मौलिक अधिकार को जोड़ा गया। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच रखा गया। 12 से 35 के बीच और भाग हो जाएगा 3। अब बात कर लेते हैं आगे। तो जब प्रारंभ में जब इसको मौलिक अधिकार को जोड़ा गया उस समय टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत 7वें मौलिक अधिकार यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर लीगल राइट्स अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। यानी अब कितने हैं? तो 6 हैं। अगला प्रश्न, चौदह वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चों पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने के से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? सही उत्तर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारे भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 है। अगला प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल है? सही उत्तर हो जाएगा 5 साल। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है। और लोकसभा के नेता कौन होते हैं? ध्यान से देखें, अध्यक्ष नहीं, लोकसभा के नेता। तो लोकसभा के जो नेता होते हैं वो भारत के यानी कि लोकसभा के जो नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? सही उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ ग्रहण करवाएंगे वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही करवाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। जबकि बात कर ले क्षेत्रफल के अनुसार तो 7वां है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उस पे प्राइवेट सेक्टर का प्रभुत्व होता है। प्राइवेट सेक्टर का प्रभुत्व होता है, इसमें सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। अगला, भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा कृषि में। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है, क्योंकि कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अगर 1 या 2 व्यक्ति से भी काम हो जाए फिर भी वहाँ पे पूरा परिवार उस काम में लगे रहते हैं। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा कपास। कपास को नकदी फसल के रूप में जाना जाता है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? सही उत्तर हो जाएगा विकासशील राष्ट्रों के रूप में। हमारा भारत कैसा देश है? तो विकासशील राष्ट्र है। भारत बहुल्य में आयात करता है, यानी बहुत मात्रा में आयात करता है। तो एलपीजी का भारत जो है वो बहुत मात्रा में एलपीजी का आयात करता है। आयात यानी दूसरे देश से जो मंगवाते हैं उसे आयात कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जीके का क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब बढ़ते हैं जीएस की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा जीएस का, यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दुगुना किया जाए तो उत्पादित ऊष्मा होगी?
सही उत्तर हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगी। कितनी? 4 गुनी, क्योंकि हम जानते हैं कि H बराबर होता है हमारा I² RT, यानी H हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I² के। तो जब विद्युत धारा का मान दुगना कर रहा है यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। अगला प्रश्न, एक 220 वोल्ट 50 वाट के विद्युत बल्ब को 22 घंटे जलाया जाता है, किलोवाट घंटा में ऊर्जा की खपत है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऊर्जा की खपत के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, खपत बराबर होता है हमारा, खपत बराबर वाट गुने समय, वाट गुने समय और बटा में हम 1000 से भाग कर देते हैं। तो देखते हैं हमारा वाट कितना दिया गया है? 50 वाट, यानी कि 50 को गुना करेंगे समय हमारा 22 घंटे बटे 1000 से, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 से हमारा 120 मरतबे कटेगा और 2 से हमारा 11 बार यानी 1.1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1.1 किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? सही उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के योग को ही परमाणु का द्रव्यमान कहा जाता है और न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के सम्मिलित रूप को, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम्मिलित रूप को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग होता है, किस लिए? सही उत्तर हो जाएगा धूत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए, यानी भारी रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में यानी कि न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे भारी गैस किसे कहते हैं हम लोग? तो D2O को भारी गैस कहा जाता है। D क्या होता है? तो हमारा हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, जिसे ड्यूटेरियम कहते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी की भूपर्पट्टी में सबसे बहुल्य मात्रा में क्या होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में सबसे बहुल्य मात्रा में पहले ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सिलिकॉन। अगले प्रश्न को देखते हैं। न्यूट्रॉन को खोज करने वाले थे। सही उत्तर हो जाएगा जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किन्होंने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। बात कर ले जे थॉमसन ने क्या किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। क्लियर है? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। तत्व जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश हैं परंतु समान द्रव्यमान संख्या है कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा समभारिक। प्रश्न में क्या कहा गया है? समान द्रव्यमान संख्या होता है, तो द्रव्यमान समान हो इसका कहने का अर्थ क्या होता है? वो समभारिक होता है। और जिसमें परमाणु संख्या समान यानी कि परमाणु संख्या समान हो वो हो जाएगा हमारा समस्थानिक। द्रव्यमान संख्या समान तो समभारिक और परमाणु संख्या समान तो समस्थानिक। अगला प्रश्न, केंद्रक का इसके न्यूक्लियॉन से गठन में होता है। सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान में घटाव, यानी द्रव्यमान में घाटा होता है, यानी कि ह्रास होता है। किसी भी परमाणु का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है, वास्तविक परमाणु द्रव्यमान होता है, वो न्यूक्लियॉन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग से कम होता है, यानी कम होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है? सही उत्तर हो जाएगा NaCl। सोडियम क्लोराइड का जो गलनांक है वो निम्न में से उच्चतम है। निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, कौन सा विखंडित हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। जब सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन से हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? विखंडित हो जाएगा। सिल्वर अलग हो जाएगा और नाइट्रेट अलग हो जाएंगे। ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा का घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है।
ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक क्या हो जाएगा? सही उत्तर है फिनाल्फथैलीन। फिनाल्फथैलीन का उपयोग कास्टिक सोडा का घोल का अनुमापन करने में किया जाता है। यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो सही उत्तर तांबा अवक्षेपित हो जाएगा। एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखें तो तांबा हमारा अवक्षेपित हो जाएगा। जल के क्वथनांक को डैश के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो। जल का जो क्वथनांक बिंदु होता है वो उसे कहते हैं जब उस ताप को कहते हैं। जल का क्वथनांक वह ताप होता है जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अगला प्रश्न, जब किसी घोल को एक अर्धपारगम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को कहते हैं। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। जब किसी घोल को एक अर्धपारगम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक यानी अलग किया जाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा परासरण यानी ऑस्मोसिस कहा जाता है। जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा जल स्नेही के रूप में। जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है जल स्नेहक के रूप में। अगला प्रश्न, पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा कार्बन के समस्थानिक का। कार्बन का समस्थानिक होता है कार्बन 14। कार्बन 14 डेटिंग पद्धति का उपयोग करके ही पुरातात्विक खोजों के दिनांकित करता है, यानी कि उनके दिनांक का पता लगाया जाता है। एक रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्ध आयु 20 दिन है। यदि वस्तु का 100 ग्राम लिया जाता है तो 40 दिन के बाद अपशिष्ट समस्थानिक हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि एक रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्ध आयु 20 दिन है और वस्तु का ग्राम कितना वजन लिया गया तो 100 ग्राम, तो और दिन हमारा टोटल 40 दिन है। तो स्टार्टिंग के यह 20 दिन में पहले आधा हो जाएगा, तो 100 का आधा क्या 50 हो गया। फिर आखिरी के 20 दिन में फिर जो 50 है वो आधा हो जाएगा, यानी कि 25। इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है। एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा उपचयन, क्योंकि एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, इसलिए यह उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है? सही उत्तर हो जाएगा सीजियम। सीजियम जो है वो निम्नलिखित में से सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है। शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हीरा है, सही उत्तर हो जाएगा शुद्ध कार्बन का अपरूप। हीरा क्या है तो यह एक शुद्ध कार्बन का अपरूप है। एक जीवाणु कोशिका प्रतिदिन में एक बार विभाजित होता है, प्रति मिनट। एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट में एक बार विभाजित होता है। यदि यह एक प्याला को भर्ती करने में 1 घंटा लेता है तो आधा प्याला को भर्ती करने में कितना समय लेगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो रीजनिंग का क्वेश्चन था बंदर वाला, वही क्वेश्चन यहाँ पे है। बोल रहा है कि प्रति मिनट में एक बार विभाजित होता है, प्रति मिनट में। तो जब यह एक प्याला को पूरा भरा होगा उससे पहले वह क्या होगा आधा होगा, क्योंकि विखंडित होता है तो सभी विखंडित होता है, तो उससे पहले वो आधा होगा। तो कितने मिनट पहले? बस 1 मिनट पहले। तो अगर 1 घंटा में से 1 मिनट घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 59 मिनट। अगले प्रश्न को देखते हैं।
नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु है। सही उत्तर हो जाएगा अजोटोबैक्टर। अजोटोबैक्टर जो है वो एक मुक्त जीवित जीवाणु है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकने में समर्थ है। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका। फफूंद में जो संचित खाद्य पदार्थ होते हैं वो क्या होता है? ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलियां। अफीम पाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा पपावर सोमनीफेरम से। अफीम कहाँ से पाया जाता है? तो पपावर सोमनीफेरम से पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखते हैं जो कि हमारा हिंदी का प्रश्न होने वाला है। हम हर बार बताते हैं कि हिंदी के प्रश्न में सबसे पहले हमारा 5 नंबर का गद्यांश आता है और गद्यांश को बनाने का सबसे कारगर तरीका है, सबसे पहले हम गद्यांश के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा गद्यांश का, मैत्री, करुणा और अहिंसा को अपनाने से दूर होने की संभावना है। अगला प्रश्न, ऊपर लिखित अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। शीर्षक क्या होता है? उसका केंद्र बिंदु। प्रकृति के प्रति श्रेयस्कर है मनुष्य का क्या? कामायनी निम्नलिखित में से किनकी रचना है? और गद्यांश का आखिरी प्रश्न है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द अक्षय का समानार्थी चुनिए। तो इन सभी 5 प्रश्नों को दिमाग में रखेंगे। अब चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं और गद्यांश को ध्यान से सुनिएगा। गद्यांश कहता है हमारा, पश्चिम की प्रौद्योगिकी और पूर्व की धर्म चेतना का सर्वश्रेष्ठ लेकर ही नई मानव संस्कृति का निर्माण संभव है। पश्चिम नया धर्म चाहता है जबकि पूर्व नया ज्ञान। दोनों की अपनी अपनी आवश्यकता है। वहाँ यंत्र है मंत्र नहीं और यहाँ मंत्र है यंत्र नहीं। वहाँ भौतिक संपन्नता है, यहाँ आध्यात्मिक संपन्नता है। पश्चिम के आध्यात्मिक दैन्य को दूर करने में पूर्व की मैत्री, करुणा और अहिंसा के संदेश महत्वपूर्ण हैं। क्या दूर करने में? तो पश्चिम के आध्यात्मिक दैत्य, यही प्रश्न था हमारा। आगे पढ़ते, अहिंसा के संदेश महत्वपूर्ण होंगे तो पूर्व के भौतिक दैन्य को पश्चिम की प्रौद्योगिकी दूर करेगी। आगे है, पूर्व पश्चिम के मिलन से ही मनुष्य की देह और आत्मा को एक साथ चरितार्थ मिलेगी। इससे प्रौद्योगिकी की जड़ता के बंधनों से मुक्त होगी और पूर्व का अध्यात्मवाद परलोकवाद तथा निष्क्रियतावाद से छुटकारा पाएगा। भाग्यवाद को प्रौद्योगिकी को सौंपकर हम मनुष्य की कर्मण्यता को चरितार्थ करेंगे और इस धरती के जीवन को सर्वोपम बनाएंगे। जीवन से भाग कर के नहीं, उसके भीतर से ही हम लोक मंगल की साधना करनी होगी। विरक्ति मूलक आध्यात्मिकता का स्थान लोक मांगलिक आध्यात्मिकता लेगी। यह आध्यात्मिकता लोक मंगल और लोक सेवा में ही चरितार्थता पाएगी। मनुष्य मात्र के दुख, उत्पीड़न और अभाव के प्रति संवेदित और क्रियाशील होकर ही हम अपनी आध्यात्मिकता को प्राणवान, जीवंत और सार्थक बना सकेंगे। आगे कहता है, ज्ञान को शक्ति में नहीं परमार्थ तथा उत्सर्ग में ढालकर ही मानवता को उजागर करेंगे। प्रकृति से हमने जो कुछ पाया है उसमें हम बलात् छीनी हुई वस्तु क्यों माने? क्योंकि न हम यह स्वीकार करें कि प्रकृति ने अपने अक्षय भंडार को मानव मात्र के लिए अनावृत कर रखा है। प्रकृति के प्रति प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा का भाव क्यों रखा जाए? वस्तुतः प्रकृति के प्रति सहयोगी, कृतज्ञ तथा सदास्य होकर ही मनुष्य अपनी भीतरी प्रकृति को रोग द्वेष से मुक्त करता है और स्पर्धा को प्रेम में बदलता है। आज आणविक प्रौद्योगिकी को मानव कल्याण का साधन बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। आगे कहा जा रहा है, यह तभी संभव है जब मनुष्य की बौद्धिकता के साथ साथ उसकी रगात्मकता का विकास हो। रविंद्र और गांधी का यही संदेश है। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा और ईरा के समन्वय पर बल दिया है।
कमायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। सॉरी। मानवता की रक्षा और उसके विकास के लिए पूर्व पश्चिम का सम्मिलन आवश्यक है। तभी कवि पंत का यह कथन चरितार्थ हो सकेगा, मानव तुम सबसे सुंदरतम। तो यहाँ पे हमने गद्यांश कंप्लीट कर लिया है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, मैत्री, करुणा और अहिंसा को अपनाने से दूर होने की संभावना है। ऑप्शन देखते हैं अपना। सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी भौतिकतावाद। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी भौतिकतावाद की विपन्नता, जो कि हम गद्यांश में पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न, ऊपर लिखित अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो शीर्षक क्या होता है? उसका मुख्य केंद्र होता है। मुख्य केंद्र क्या था इसका? पूर्व पश्चिम का सम्मिलन, एकजुट होना। प्रकृति के प्रति श्रेयस्कर है मनुष्य का कौन सा भाव? तो कृतज्ञता भाव। अगला, कमायनी निम्नलिखित में से किनकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा कवि जयशंकर प्रसाद की। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द अक्षय का समानार्थी होगा। सही उत्तर हो जाएगा अक्षय यानी अस्थाई। अगला प्रश्न, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य अव्यय के द्वारा जुड़े हों, किसके द्वारा? अव्यय के द्वारा जुड़े हों, क्या कहलाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य अव्यय के साथ जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के बाद लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो शब्दों के बाद क्या लगाया जाता है? तो प्रत्यय को लगाया जाता है, लेकिन शब्दों से पहले उपसर्ग को लगाया जाता है। सॉरी। जिस समास में प्रयुक्त शब्द में से कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, अपितु बाहर से ही आकर कोई शब्द प्रधान बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो बहुव्रीहि समास कहते हैं उसे। जैसे लंबोदर, चंद्रमुख, ये सभी क्या है? बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। जीव जंतु कौन सा समास है? सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। ध्यान रखिएगा जिस भी समास में हमारा बीच में हाइफन आ जाए, वो बीच में हाइफन आ जाए या दोनों का महत्व समान रूप से हो तो उसे द्वंद्व समास हो जाएगा वो। निम्नांकित में कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा दृष्टि संधि। दृष्टि संधि नाम का कोई भी स्वर संधि नहीं है। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यन संधि, ये सभी स्वर संधि का भाग है, लेकिन दृष्टि संधि इसका भाग नहीं है। यानी कि सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, जी हाँ मैंने काम करना आरंभ कर दिया है। इस वाक्य में जी हाँ कौन सा निपात है? सही उत्तर हो जाएगा बलदायक। देख रहे हैं कि जी हाँ पे बल दिया जा रहा है। कौन सा निपात है? बलदायक निपात है। उन्नयन का सही संधि विच्छेद होगा। सही उत्तर हो जाएगा इसका उत्जोर नयन। धन नयन बराबर उन्नयन। अगले प्रश्नों को देखते हैं। मनीषा शब्द का विशेषण रूप निम्नलिखित में से कौन है? सही उत्तर हो जाएगा मनीषी। मनीषी जो है वो मनीषा का विशेषण रूप है। रंगशाला में समास है। सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। रंगशाला में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, ध्यान रखेंगे। तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। निम्नलिखित में से पवन का पर्यायवाची शब्द होगा। पवन का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची यानी उसी का दूसरा नाम यानी समानार्थक जिसका अर्थ सेम हो। सही उत्तर हो जाएगा समीर। पवन का समानार्थी शब्द कौन हो जाएगा? तो समीर हो जाएगा। हिंदी में पर्यायवाची शब्द के प्रकार हैं। तो पर्यायवाची शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्यायवाची शब्द 3 प्रकार के होते हैं। गायक में संधि है।
सही उत्तर हो जाएगा अयादी स्वर संधि। गायक, नायक, इन सभी में जो होता है वो अयादी स्वर संधि होता है। अगला प्रश्न, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। सही उत्तर हो जाएगा दिक् धन दर्शन बराबर दिग्दर्शन। दिक् धन दर्शन बराबर दिग्दर्शन। अगला प्रश्न सॉरी, अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का अर्थ है, यानी कठिन परीक्षा देना। अब सही उत्तर हो जाएगा कठिन परिस्थिति में पढ़ना। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रश्न कहता है बदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन लोक उक्तियों में कौन सा उपयुक्त है। सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देख लेते क्या है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे टोटल 75 प्रश्न खत्म होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आप साथ में ही आने वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।